हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? वेरी गुड। चल रही है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो ठीक है। आज क्या पढ़ना है? हाँ, आज एलिप्स पढ़ना है। अच्छा बच्चों, एलिप्स में मैंने पिछली क्लास तक क्या पढ़ाया हुआ है? हाँ, एलिप्स में मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? मैंने आप लोगों को सारा बेसिक्स बताया था, याद है? कौन कौन सा बेसिक बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फिर उस डेफिनेशन से कैसे हम लोग एलिप्स को जनरेट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था इसेंट्रिसिटी के बारे में। भूल गए? क्या सोच के भूल गए थे कि सर कुछ बोलेंगे नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा देखो, एलिप्स में मैंने तुम लोगों को एलिप्स का जनरेशन बताया था, मतलब एलिप्स को जनरेट कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमारा जो एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, बेचारा वर्टिकल एलिप्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। सारा कुछ हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में हम लोग जानते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में। और अंत में वर्टिकल एलिप्स का एक छोटा सा लेक्चर कर लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग, है ना। तो उससे ये होता है कि जो फार्मूले आपने हॉरिजॉन्टल एलिप्स में यूज किए हुए हैं, बस वैसा ही फार्मूला आपको वर्टिकल एलिप्स में यूज करना होता है। तो क्या होता है वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो है मैंने जो तुम लोगों को बताया था, इसेंट्रिसिटी के बारे में मैंने बताया था, और फोकस के बारे में बताया था, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बताया था, और वर्टिसेस, है ना। एलिप्स में 4 वर्टिसेस होते हैं। और फिर मेजर एक्सिस बताया था, माइनर एक्सिस बताया था। 2a मेजर एक्सिस होता है, 2b माइनर एक्सिस होता है। और कुछ बताया था क्या? हाँ, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बताया था, 2b स्क्वायर अपॉन a होता है ना। उस एलिप्स में लेंथ ऑफ द फोकस पे जो वर्टिकल, जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड होती है ना, जो फोकस से पास करे, उसे हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 2b स्क्वायर अपॉन a होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो बच्चों पढ़ रखा है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट। पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। चलो आज मैं तुम लोगों को पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में बताता हूं एलिप्स में। यहां से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं आज, है ना। तो बच्चों ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, मैंने तुम लोगों को कई बार बताया है। मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया है तुम लोगों को पैरामीट्रिक फॉर्म, और तुम लोगों को मैंने बताया सर्कल में बताया था, पैराबोला में बताया था। तो सर्कल और पैराबोला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उससे हम लोगों को काफी सपोर्ट हो जाता है एलिप्स और हाइपरबोला में चीजों को समझने में। जैसे क्वेश्चन वहां सॉल्व होते हैं वैसे ही क्वेश्चन यहां सॉल्व होते हैं, बस थोड़ा सा फार्मूला बदल जाता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है ना। बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं, वैसी ही चलती हैं, है ना। देखो आज हम पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। और पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सी चिड़िया का नाम है तुम्हें पता है? जब भी हम कोऑर्डिनेट को, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम किसी पैरामीटर के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। देखो जैसे भाई, देखो बिना लिखे तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं। जब तुम लोगों को कुछ बताया जाता है तुम लोग कहते हो अरे सर लिख के बता दीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। तो दिमाग को चलाओ, ठीक है। देखो भैया, ये है एक एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें जो है ए बी से बड़ा है, ये वाला पॉइंट है a, 0 और ये वाला पॉइंट है 0, b, ठीक है। जो ये a है वो b से ज्यादा है, क्लियर। तो हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है भाई, a b से बड़ा है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट जो सीखना है a ग्रेटर देन b के लिए सीखना है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए सीखना है। अंत में एक वर्टिकल एलिप्स बना के हम समझ लेंगे कि उसके लिए क्या क्या चेंजिंग होती है, और थोड़ी सी चेंजिंग होती है वो समझ लो और बाकी सब सॉल्व हो जाता है उसका भी। तो या तो आप इस एलिप्स के बारे में पूरी तरह से नॉलेज कर लो, या तो इस वाले एलिप्स के लिए पूरा नॉलेज गेन कर लो, ठीक है। और जब एक का पूरा हो जाता है तो दूसरे में हमें कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए जरा सा एक लेक्चर और लास्ट में करना होगा, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा,
कितना होगा 15 मिनट का बस। कि कैसे हम वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल के बारे में तुम्हें पता चल गया तो वर्टिकल के बारे में भी तुम्हें बड़े आसानी से पता चल जाएगा, उसे वर्टिकल एलिप्स कहते हैं। फिलहाल अभी इसकी बात नहीं करेंगे, है ना। तो चलो फिलहाल अभी x² + y² + b² 1 एलिप्स है और a की वैल्यू b से ज्यादा है। वैसे x की वैल्यू 0 रखो तो y² की वैल्यू b² आएगी, और y बराबर ± b आएगा। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू b आ रही है और 0, -b आएगा ये। और मैंने नहीं लिखा है, समझ लो 0, -b है। जब 0, b ऊपर वाला तो 0, -b नीचे वाला होगा। अच्छा, y की वैल्यू 0 रख लो तो x की वैल्यू आएगी ±a, तो इसका मतलब ये a, 0 है और ये -a, 0 है, ठीक है। मगर इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना बताने के लिए कि हाँ ये एलिप्स कैसे ड्रॉ किया गया है। ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, इसमें x और y को हमें अलग करना होता है। तो जैसे मान लीजिए इसके इस कोऑर्डिनेट को हमें लिखना है, भाई ये जनरल फॉर्म में तो x, y है ना, कोई कोऑर्डिनेट है x, y, तो x और y को हम किसी पैरामीटर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। पैरामीटर क्या है, देखो x और y तो वेरिएबल्स ही हैं, है ना। आप x और y की वैल्यू लगातार बदल रही है, ठीक है, इनका नाम वेरिएबल है। इनके अलावा कुछ और भी चीज अगर बदल रहा है तो उसे हम पैरामीटर नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, पैरामीटर। भाई एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई प्लेन, और ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेन है, तो एक्स और वाई का नाम क्या पड़ा है, वेरिएबल। एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल। अगर इन दोनों के अलावा भी कुछ और बदल रहा होता है ना तो उसे पैरामीटर कह देते हैं। समझ में आ रही बात। तो कुछ और एक्स और वाई को किसी बदलते हुए टर्म्स के फॉर्म में हमें लिखना है, कोई बदलता हुआ टर्म हमें पाना है तो उसके फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो अब ऐसा तो है नहीं कि तुम भाई ये a है तो ये भी a है, ये तो a है नहीं, है ना। अब तुम a cos थीटा करके इसका, भाई अगर तुम इसको ऐसे वर्टिकल मिला लो ऐसे, अगर ये इसको तुम एक गलती से कर दो और इसको थीटा कर दो तो ये a cos थीटा हो जाएगा, ये a sin थीटा, पर ये a नहीं है ना, तो ये नहीं कर सकते। अरे भाई तुम अगर यहाँ पे एक सर्कल बनाओ ऐसे, ठीक है, तो सर्कल ऐसे बन रहा है, ठीक है, और आप लोग इसको देख करके मुझे ये बताओ कि ये जो a है ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी जो a है ये तो ऐसे चलती चली जा रही है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एक सर्कल जानबूझ के जनरेट किया क्योंकि अभी इसका काम पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला, तभी तो मैंने बनाया। ऐसे थोड़ी ना बनाया कि बनाऊंगा मिटाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना करूंगा। तो मैंने बनाया है, कोई कारण है इसका। देखो क्या कारण है मैं बताता हूं। देखो यहां पर ऐसे जोड़ेंगे इसको ऊपर से, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये P है, मैंने इसको Q कह दिया और ओरिजिन को यहां से मिला दिया। थोड़ा सा उधर हो गया तो चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। मैं इसको यहां से बनाता हूं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है। अच्छा देखो, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए मैंने P पे एक लाइन खींची जो ऊपर जा रही है और उसने इस सर्कल को Q पर काटा, ठीक है। अब Q पर काटा है तो यहां से यहां तक की दूरी पूरी, तो ये वाली दूरी तो पूरी a है, ध्यान दो भाई, ये तो a है। और अगर ये वाला एंगल फाई हो जाए, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, समझो, है ना। अरे भाई ये इस एलिप्स के बारे में एनालिसिस करनी थी, हमने एक बड़ा सर्कल बनाया। उसमें एक खासियत थी कि उसमें जो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उस सर्कल पर किसी पॉइंट तो वो a रहती है, बस ये खासियत की वजह से हमने एक सर्कल बनाया। और यहां पर जो x की वैल्यू है वही यहां पर x की वैल्यू है। भाई सोचो यार, दिमाग लगाया करो थोड़ा। मैंने क्या किया, P पॉइंट पर मैंने x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जो उस वाले सर्कल को Q पर काटे। तो Q पॉइंट और P पॉइंट में क्या समानता है,
P और Q पॉइंट्स में ये समानता है कि दोनों के x की वैल्यू सेम है। ठीक है, बस यही फायदा हमें लेना था। तो बच्चों अगर ये a है तो ये कितना होगा, a cos phi। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी a cos phi होगी। इसका मतलब इस p कोऑर्डिनेट को हम a cos phi कॉमा समथिंग तो लिख ही सकते हैं, पता नहीं क्या है उसके बारे में नहीं पता, मगर हम कुछ लिख तो सकते ही हैं भाई। अगर ये a है तो ये a cos phi है, तो हमें q का कोऑर्डिनेट थोड़ी लिखना है, हमें तो p का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हमने ऐसा बनाया, इन दोनों का x सेम था, ये यहां से यहां तक की दूरी a cos phi होगी, ये हमें पता है। ठीक है, a cos phi हो गया। ठीक है, a cos phi हमने p के x की वैल्यू को लिख दिया, p का जो एब्सिसा है वो a cos phi है। और बेटा phi ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल नहीं है। ठीक है, इसीलिए phi का नाम क्या पड़ा है, इसेंट्रिक एंगल पड़ा है। ठीक है, अभी बताते हैं किसको क्या कहते हैं, नाम में क्या रखा है कि नहीं। एक बात जान लेना, नाम में कुछ नहीं रखा है ना। थोड़ी बहुत ठीक है जानकारी के लिए, और नाम वाम ध्यान रखो, मगर ये नहीं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। सारा दिमाग में कॉन्सेप्ट चलना चाहिए आपके, है ना। चलो a cos phi है x की वैल्यू, अब ये y की वैल्यू कैसे आएगी इसके बारे में क्या कहते हो। देखो इस इलिप्स के लिए जो इक्वेशन है, इस इलिप्स की इक्वेशन तो ये है ना, ये देखो ध्यान से भाई। इस इलिप्स में x की वैल्यू आ गई है, ये a cos phi। अगर मैं a cos phi को यहां रख दूं तो देखो क्या होगा, तो a cos phi का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अरे फार्मूले इसमें रख कर, इसमें x की वैल्यू रख करके y निकाल लो यार। इलिप्स पर भाई x और y में संबंध लिखा हुआ है, x की वैल्यू जब ये रखोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो ये दूरी निकालनी है हमें, तो ये दूरी अब एक साइन फाई थोड़े कर दोगे, ये साइन फाई तो इतना है, हमें तो यहां तक, यहां से यहां तक चाहिए। तो हमें इलिप्स में x की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी ताकि तुम y की वैल्यू निकाल लो इस इलिप्स में। ठीक है भाई, इलिप्स में अगर x की वैल्यू तुम बदलोगे तो y की वैल्यू बदलती जाती है, तो x की वैल्यू अगर ये हो जाएगी तो y की वैल्यू मिल जाएगी इलिप्स में, है ना। चलो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां से क्या आ गया, a स्क्वायर कट गया। अरे भाई ये a पे स्क्वायर लगा हुआ है, कट जाएगा, समझ में नहीं आ रही बात। बिन डांट खाए तो समझते नहीं हो। अच्छा समझ जाते हो, वेरी गुड, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई। तो y स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ गई। इससे क्या पता चलेगा, y की वैल्यू बी साइन फाई। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लेते पैरामीट्रिक फॉर्म निकालने के लिए। पैरामीट्रिक फॉर्म में प्लस माइनस कभी नहीं लेते, प्लस या माइनस में से एक को चूज करना होता तो हम प्लस को चूज करते हैं, ताकि एक पैरामीटर फाई पर, फाई यहां पर पैरामीटर ध्यान रखना, फाई के बदलने पर जो है पोजीशन बदलेगी। ठीक है, तो फिलहाल दोनों की पोजीशन बदलेगी, इसकी भी इसकी भी। ठीक है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो y की वैल्यू b साइन फाई यहां पे पड़ गई। ठीक है, मतलब y की वैल्यू b साइन फाई यहां पर हम लिख देंगे, ये वैल्यू आ गई। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो है a cos फाई और b साइन फाई फिर कहा जाने लगा, और यहां फाई इज द पैरामीटर। अच्छा देखो एक बात और जान लो कि जब तुम्हें कहा जाए कि एक इलिप्स पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखो, तुम आराम से a cos फाई लिख दोगे और b साइन फाई लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे तुरंत जब जरूरत पड़ा करेगी। तो तुम ये कभी नहीं कहना कि ये वाला एंगल फाई है, ये कभी मत कहना, ये कुछ और है, यहां वाला फाई है, ध्यान देना ये फाई है। ठीक है, इसको बनाते नहीं है हम लोग, ये जो है हम लोग बनाते नहीं, बार बार सर्कल नहीं बनाते हम लोग। इसीलिए इस एंगल का नाम क्या पड़ा हुआ है, इसेंट्रिक एंगल। बड़ा गजब नाम पड़ा हुआ है। फाई को क्या कहते हैं, इसेंट्रिक एंगल। रटो, इसेंट्रिक एंगल। एक नया दोस्त आया तुम्हारे पास, इसेंट्रिक एंगल। दोस्त है, इसका नाम याद रख सकते हो। वैसे लोग दुश्मन का भी नाम याद रखते हैं, अरे नाम ही याद रखना तो दोस्त समझ के याद कर लो। फाई क्या है, इसेंट्रिक एंगल। अच्छा फाई इसेंट्रिक एंगल है,
इस सर्कल का नाम क्या पड़ा है पता है आपको? इस सर्कल का नाम पड़ा हुआ है ऑक्सिलरी सर्कल। ध्यान से समझो, ये क्या है बच्चों? ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसको जानते रहो बच्चों। ये जो है ऑक्सिलरी सर्कल है, ये ऑक्सिलरी सर्कल है। ये जो हमने सर्कल बनाया था ना, यहां पर एक सर्कल है जो जिसको हमने अभी नहीं बनाया हुआ है, वो ऑक्सिलरी सर्कल है। और जिस एंगल का हमने यूज किया वो इसेंट्रिक एंगल है। दिमाग में बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई? बैठा लो, और जब बैठ जाए बात ना तो उसको उठने मत देना। और बातें उठती कब हैं? जब आप रिवाइज नहीं करते हो तो कॉन्सेप्ट उड़ के भग जाता है। तो आप जब बार बार रिवाइज करोगे तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना अपने अपने स्थान पे बैठे रहते हैं। और अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो ये उड़ उड़ के इधर उधर भागेंगे या उड़ जाएंगे टोटली। कहीं तुम कोई क्वेश्चन आया, पता चला तुम्हें यहां से करना चाहिए, याद वो आ रहा है, वहां से करना चाहिए, याद ये आ रहा है। यही सब होने लगता है जब रिवाइज नहीं करते हो। तो बच्चों का जो सिलेक्शन होता है, बच्चे जो अच्छे नंबर पाते हैं, वो मैक्सिमम केसेस ये होते हैं, मैक्सिमम केस यही होता है कि उन्होंने रिवाइज अच्छे से किया। एक बार पढ़ना कौन सी बड़ी बात है यार? एक बार अच्छी तरह समझा देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहां समझाते कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। आप बाद में इसको रिवाइज करोगे, ये बड़ी बात है। अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो, आप सीरियस हो, आप डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हो, मजे ले करके काम कर रहे हो, ठीक है, तब आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जो है इसेंट्रिक एंगल, फाई इज नोन एज इसेंट्रिक एंगल। और ये जो सर्कल मैंने बनाया इसको ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया किसी जनरल पॉइंट का। तो कुल मिलाकर के x बराबर a cos फाई और y बराबर b sin फाई, यही पैरामीट्रिक फॉर्म है एलिप्स का। जब भी आपसे कहा जाएगा एलिप्स का पैरामीट्रिक फॉर्म लिखो तो आप ये लिखना है x बराबर a cos फाई, y बराबर b sin फाई, वेयर फाई इज द पैरामीटर। फाई के बदलने पर जो कोऑर्डिनेट है वो बदलता जाएगा। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री ले लोगे तो यहां वाला पॉइंट आ जाएगा, फाई की वैल्यू 45 डिग्री ले लो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। शायद मैं ऐसे अंदाजे से बता दे रहा हूं। फाई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे पॉइंट आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और फाई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी आपको पता है? फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। फाई की वैल्यू 0 लोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, फाई की वैल्यू 90 डिग्री लोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, फाई की वैल्यू 180 डिग्री लोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, फाई की वैल्यू 270 डिग्री लोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, और उनके बीच में लोगे तो बीच वाले पॉइंट आएगा। मतलब जो आएंगे पॉइंट्स वो इसी इलिप्स पर ही आएंगे, ध्यान रखना। ये इससे तो हमें सहारा मिल गया था खाली x की वैल्यू के लिए, इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू का सहारा मिल गया था इस इधर वाले ये जो ऑक्सिलरी सर्कल है इससे। बस x की वैल्यू जैसी मिली, y की वैल्यू तो इलिप्स ने अपने इक्वेशन से दे दी, और हमें y की वैल्यू जब मिल गई तो फिर कोई टेंशन ही नहीं हुई। और जब y की वैल्यू मिल गई हमने x बराबर a cos फाई, y बराबर b sin फाई हमने कह दिया, वही हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म बन गया। और फाई की वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई तक वैरी करती है, ये हम जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म अच्छे समझ में आ गया। अब मैं तुमको बताता हूं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स। एक एलिप्स के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं कि वो इनसाइड है या आउटसाइड है। तो सबसे पहला काम तुम लोग ये जान लो कि जो है, जैसे मान लीजिए ये एलिप्स है, ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये जानो कि ये इनसाइड रीजन है, ये पूरा का पूरा आउटसाइड रीजन, और ये ऑन द एलिप्स। ठीक है, अब कोई पॉइंट है मान लीजिए x1 y1, वो एलिप्स के अंदर है, ये कैसे पता चलेगा? और भाई सर्कल में तो ये था कि सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो किसी पॉइंट का, और सेंटर से जो दूरी है किसी पॉइंट x1 y1 की, अगर वो रेडियस से कम हो जाए
तो हम कहते थे कि पॉइंट इनसाइड द सर्कल, पर यहां पर तो कोई रेडियस वेडियस जैसी कोई चीज तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि कोई पॉइंट x1 y1 है वो इस इलिप्स के अंदर है या बाहर है, कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो देखो इलिप्स में एक बात याद रखना, इलिप्स में मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो 3 नोटेशंस हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 चीजें हैं। देखो जब मैं कभी कैपिटल एस कहूं तो तुम ये तुरंत समझ लेना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जब मैं कहूंगा कि लेट देयर इज एन इलिप्स कैपिटल एस बराबर 0, तो तुम समझ लेना कि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना बोलना था, इसलिए ये बराबर 0 मतलब इलिप्स। तो कैपिटल एस का मतलब ये समझना इलिप्स चैप्टर में। ठीक है, और इसके बाद तुम S1 का मतलब ये समझना x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये S1 की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब जब किसी पॉइंट x1 y1 को एलिप्स के ऊपर रखा जाता है तो ओवरऑल उसकी जो वैल्यू आती है, मतलब तो वो ये है, अगर s1 बराबर 0 आ जाएगा तो पॉइंट x1 y1 इज ऑन द एलिप्स। अगर ये 0 आ जाएगा मतलब क्या हुआ, ये बराबर 0 का मतलब x1 y1 इज ऑन द एलिप्स। ठीक है, अभी बताता हूं इसमें क्या जरूरत पड़ेगी। और जब मैं t का यूज करूंगा तो x(x1) x स्क्वायर की जगह x(x1) बोल देना और y स्क्वायर की जगह y(y1) बोल देना। ठीक है, बस ये, तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी चाहिए। देखो अगर इफ अ पॉइंट, मैं लिख दे रहा हूं पूरी बातें। ठीक है, इफ अ पॉइंट इज इनसाइड, ठीक है, इनसाइड, तो आप पाओगे S1 इज लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। ठीक है, दूसरा इफ अ पॉइंट, और यहां पर मैं ये भी लिख दे रहा हूं, इफ अ पॉइंट x1 y1 इज इनसाइड, तो इससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि हम x1 y1 की एनालिसिस कर रहे हैं ना। इफ अ पॉइंट x1 y1 इज आउटसाइड, अब क्या होगा पता है, S1 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना बच्चों तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात, इफ ऑफ, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इफ अ पॉइंट x1 y1 इज ऑन द इलिप्स, क्या होगा जल्दी बोलो, S1 बराबर क्या होगा, S1 बराबर 0, मतलब x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट अंदर है तो ये जो है S1 जो है निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट आउटसाइड है तो S1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और कोई पॉइंट ऑन द इलिप्स है तो बराबर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1 है। ठीक है, मान लीजिए कोई ये इलिप्स है, मतलब -1 बराबर 0। ठीक है, तो अगर मैं 1,1 को चेक करूं तो 1,1 कहां पर है, तो 1,1 जब इसमें रखूंगा तो 1/9 प्लस 1/4 माइनस 1, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,1 इज इनसाइड दिस इलिप्स। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अच्छा चलो अब बताओ, अगर मैं 10,10 की बात करूं या 10,15 की बात करूं, तो जब मैं इसमें रखूंगा तो 10/9 प्लस 15, अरे 10 का स्क्वायर अपॉन 9, 10 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 15 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1, तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो यहां पर S1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट इस एलिप्स के बाहर है। ठीक है, तो इस एलिप्स के अंदर है या बाहर है, तो उसमें क्या करते हो, उस कोऑर्डिनेट को रख देते हो, ग्रेटर देन 0 आ गया, इसमें क्या करोगे, एक्स वाई की जगह वो पॉइंट रख दो। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो ठीक है, वो पॉइंट आउटसाइड है, अगर लेस देन 0 आ जाता है तो वो पॉइंट जिसको रखने पर ऐसा हुआ वो उस एलिप्स के अंदर है, अगर लेस देन 0 हो गया।
और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए कोई पॉइंट रखने पर, इक्वल टू जैसे मैं यहां पर रख दे रहा हूं 3,0, अब मैं अगर इसमें 3,0 रख दूंगा तो ये कितना आएगा 1 - 1 1 प्लस भाई 9/3,0 रख रहा हूं तो 9/9 1 प्लस 0 - 1 वही 0 आ रहा है। तो जब ये इक्वल टू 0 आ जाता है पॉइंट रखने पर वो ऑन द इलिप्स है, और इक्वल टू 0 नहीं आता है तो ऑन द इलिप्स नहीं है, और अगर लेस देन 0 है तो इनसाइड द इलिप्स है कोई पॉइंट x1 y1, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है तो आउटसाइड है। ठीक है, तो ये फंडा है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स। ठीक है, तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बच्चों अब तैयार हो जाओ जानने के लिए कि कैसे हम एक लाइन के एनालिसिस करते हैं एक इलिप्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो 3 चीजें हैं। अगर मान लीजिए कोई लाइन है वो इस इलिप्स के रिस्पेक्ट में कॉर्ड है या नहीं है, हाँ मतलब कॉर्ड है तो ये इस तरह से सिचुएशन होगी। अगर कोई लाइन किसी इलिप्स के रिस्पेक्ट में टैंजेंट है तो ये सिचुएशन होगी। और अगर मान लीजिए कोई लाइन है वो इस इलिप्स के रिस्पेक्ट में आउटसाइड है तो मतलब ना तो टैंजेंट है ना तो कॉर्ड है, तो वो सिचुएशन होगी। डायग्राम इस तरीके से कुछ होगा। तो ये पहला सिचुएशन है, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, और हमें जो है पता लगाना है पोजीशन ऑफ अ लाइन y बराबर mx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स। ठीक है, और वो इलिप्स है x² अपॉन a स्क्वायर वही y² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों आखिर ये कैसे पता लगे कि y बराबर mx प्लस c इस पर कॉर्ड है कि नहीं, y बराबर mx प्लस c इस पर टैंजेंट है कि नहीं, और y बराबर mx प्लस c आउटसाइड है कि नहीं। ठीक है, तो ये बातें कैसे पता लगेंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कैसे पता चलेगा? दिमाग लगाओ, आखिर ये लाइन जो है इलिप्स के रिस्पेक्ट में कॉर्ड है, टेंजेंट है, आउटसाइड, ये कैसे पता लगेगा? तो इसका एक तरीका है, तुम इस लाइन को इस इलिप्स से सॉल्व करो। मतलब आप ये करोगे कि x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में y की वैल्यू mx प्लस c रख दोगे। ठीक है, तो इससे जो है आपको आइडिया लग जाएगा, भाई ये बन जाएगा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आप y की वैल्यू mx प्लस c इसमें रखोगे तो x की वैल्यूज आने लगेगी। अगर x की 2 अलग अलग वैल्यूज आने लगी तो जाहिर सी बात है y की भी 2 वैल्यूज आएंगी। अगर इसको इन दोनों को सॉल्व करने पर इस लाइन को और इस इलिप्स को सॉल्व करने पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 मिल रहा है। ठीक है, तो लाइन इज अ कॉर्ड। और अगर इस लाइन और उस इलिप्स को सॉल्व करने पर x की एक ही वैल्यू मिल रही है तो लाइन इज अ टैंजेंट। और अगर इस लाइन और उस इलिप्स को सॉल्व करने पर x की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे लाइन इज आउटसाइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y बराबर mx प्लस c को इस एलिप्स में उठा के रख देते हैं। हमें एक क्वाड्रेटिक मिलता है, और उस क्वाड्रेटिक में अगर जो है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब x की 2 वैल्यू मिल रही है, तो ये कॉर्ड के लिए हो गया। ठीक है, पहला वाला सिचुएशन। और डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो जाए तो इसका मतलब ये, भाई इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एक क्वाड्रेटिक बनेगा। इसको सॉल्व करोगे ना, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बना लोगे ना, हाँ तो बना लेना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और x की वैल्यू 2 अलग अलग मिले तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट अलग ग्रेटर देन 0 होगा तो x की 2 अलग अलग वैल्यूज होंगी, और x की 2 अलग अलग वैल्यूज होने का मतलब ये हुआ कि y की भी 2 अलग अलग वैल्यूज हैं। और आपको क्या मिलने लगता है, जब x की 2 अलग अलग वैल्यूज हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो लाइन है इसे कॉर्ड आपने प्रूफ कर दिया। अगर x की 2 वैल्यूज मिल रही है तो मतलब लाइन इज अ कॉर्ड। और अगर d बराबर 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो जाए, ठीक है, इससे जो क्वाड्रेटिक बनेगा, बना दे क्या तुम लोगों के लिए? तुम लोग भी सोच रहे होगे कि सर ने यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया है ना, तो चलो मैं लिख देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना।
तो देखो यहां पर ये होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2m इंटू सी इंटू एक्स, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये सही है, अरे भाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ये एम स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बनेगा, एक्स के साथ क्या बनेगा, प्लस 2mc ए स्क्वायर एक्स बनेगा, ठीक है। ये देखो इसमें जा रहा है ना 2mc ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, और कुछ ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। देखो ऐसा बनेगा ना, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ना एक्स का, तो इसका जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइन इज क्या, लाइन इज कॉर्ड, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करते हो, चलो इसका क्या रिजल्ट आता है अभी मैं लिख भी देता हूं तुम्हें, ठीक है। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, डिस्क्रिमिनेंट अगर बराबर 0 हो जाए तो मतलब x की एक ही वैल्यू मिल रही है, उस समय लाइन इज टेंजेंट, ठीक है। और तीसरा, d लेस देन 0 तो लाइन इज क्या, आउटसाइड। समझ में आ रही बात? वेरी गुड, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये आप पॉइंट्स याद रखिए कि कब क्या क्या होता है। अब बताओ इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसको भी बता दूं, है ना, ताकि रिजल्ट्स आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। d ग्रेटर देन 0 करोगे तो पक्की बात लाइन इज कॉर्ड, तो सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझना ध्यान से, ये आएगा सी स्क्वायर। अब ग्रेटर देन 0 करोगे तो यहां पे भी ग्रेटर थोड़ा ना आएगा, जब सॉल्व करोगे डी ग्रेटर। तुम लोगों को याद कैसे होगा, याद करने के लिए थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है तुम्हारा दिमाग, तो तुम ऐसे याद कर लो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि अगर लाइन इज कॉर्ड है तो ये कंडीशन याद रखो, ठीक है। ऐसा करने पर आप देखोगे यही आएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर लाइन इज टैंजेंट तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, तो यहां से आएगा कितना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ये भी याद रखो आप लोग, ठीक है। हाँ, लाइन अगर टैंजेंट है तो डी 0 होगा और ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो गया, ठीक है, होगा। अच्छा, और अगर आउटसाइड तो डी लेस देन 0 होगा, तो यहां से आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखोगे। अगर लाइन आउटसाइड है तो ये याद रखोगे, लाइन इज टेंजेंट है तो ये याद रखोगे, और लाइन इज कॉर्ड तो ये याद रखोगे, ठीक है। तो यहां पे ग्रेटर है तो ग्रेटर याद करने में आसानी है, इक्वल याद करने में आसान है, लेस देन आसान है याद करने के लिए। बस याद रखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद कैसे होता है, थोड़ा देखो, हर इंसान क्या करता है, पिक्चर बना लेता है दिमाग में और उससे याद करता है, ठीक है। तो पिक्चर बनाते समय कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए पिक्चर ऐसा बनाया, ग्रेटर साथ में दिखे, इक्वल साथ में दिखे, लेस साथ में दिखे, ठीक है। तो समझ में आ गया। कोई लाइन की अगर एनालिसिस करनी हो तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है, आउटसाइड कब है, इनसाइड मतलब आउटसाइड, ठीक है, और टेंजेंट और कॉर्ड, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये कंडीशन आप याद रखो। आपसे कहा जाएगा कि आप सी की वैल्यू निकालो सच दैट जो है लाइन इज कॉर्ड, लाइन इज टेंजेंट और या लाइन इज आउटसाइड, ठीक है। तो चलो इसका एक मैं क्वेश्चन का आता हूं जल्दी से, और फिर तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पक्के हो जाएंगे। अब जैसे तुमसे कहा जाए कि एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 और y बराबर 2x प्लस सी इस पर टेंजेंट है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या होगी, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अभी याद किया था। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9, ए स्क्वायर ही तो है, और एम स्क्वायर 4, अरे एम की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर 4
प्लस बी स्क्वायर 4 बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर बराबर 40, ठीक है, यही आ रहा है, सी स्क्वायर बराबर 40 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी बराबर प्लस माइनस 2√10, ठीक है। समझ में आ रही बात। सी की दो वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 2x, y बराबर 2x प्लस 2√10, y बराबर 2x प्लस 2√10 भी टेंजेंट है और y बराबर 2x माइनस 2√10 भी टेंजेंट है। और ये कैसे हो रहा है, देखो एक ही स्लोप के दो टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं ना। देखो अगर हमारे पास ये इलिप्स है तो 2 स्लोप का एक ये भी टेंजेंट है और 2 स्लोप का एक ये भी टेंजेंट है, ध्यान देना, ठीक है। एक का c पॉजिटिव है और एक का c नेगेटिव है। तो y बराबर 2x प्लस 2√10 भी टेंजेंट है और जो है y बराबर 2x माइनस 2√10 भी टेंजेंट, इसीलिए c की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और ऐसे ही कह दिया कि ये लाइन कॉर्ड है तो आप यहां पे ग्रेटर करके सॉल्व कर लीजिएगा, और कह दिया जाए कि दिस लाइन इज आउटसाइड तो जाहिर सी बात है आप यहां पर जो है लेस करके सॉल्व कर लीजिएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो चलो फिलहाल ये समझ में आ गया कि आखिर जो है एक लाइन के एनालिसिस जो है एक इलिप्स के रिस्पेक्ट में हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद की जो चीजें हैं वो जो है टेंजेंट है, नॉर्मल है ना, कॉर्ड है, तो ये सब चीजें हैं, इसको मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए जितना मैंने तुम लोगों को बताया समझ में आ गया। देखो मैंने आज तुम लोगों को पैरामीट्रिक फॉर्म बताया, x बराबर a cos फाई, y बराबर b sin फाई, है ना, और इसका यूज कैसे करते हैं लोकस वोकस की प्रॉब्लम में, तो ये मैं तुम लोग को लोकस वाली जब प्रॉब्लम आएगी तब उसमें बताऊंगा, ठीक है। टेंजेंट में आएगा, कॉर्ड में आएगा, ठीक है, तो उसमें बताएंगे, ठीक है, और नॉर्मल में भी रहेगा, ठीक है। और तुम लोगों को जो है मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद क्या बताया, मैंने बताया कि एक पॉइंट के एनालिसिस कैसे करते हैं, x1 y1 एक पॉइंट है तो वो इलिप्स के अंदर है, बाहर है या ऑन द इलिप्स है, कैसे होता है, तो s1 लेस देन 0, s1 ग्रेटर देन 0, s1 बराबर 0, ये बताया। और अंत में मैंने तुम लोगों को बताया कि एक लाइन के एनालिसिस कैसे करते हैं इलिप्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया हमने, लाइन को मतलब y बराबर mx प्लस c जो लिखा रहता है उसको इलिप्स में रखते हैं और x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हैं तो x की दो वैल्यू मिलती है, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उसमें लाइन इज अ कॉर्ड। और डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता है तो मतलब x की दो अलग अलग वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की एक ही वैल्यू मिले, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज ना मिले तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 कर देते हैं। तो उस समय फिर जो कंडीशन आती है वो भी मैंने लिख दिया था, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि लाइन इज आउटसाइड, है ना, तो y बराबर ms प्लस c इलिप्स के बाहर हो तो उसके लिए जब सॉल्व करते तो x की वैल्यू मिलती ही नहीं है, और x की वैल्यू मिलेगी नहीं तो उसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट समझते हो ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, पता चला मैं डिस्क्रिमिनेंट तो बोल रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा सर ये क्या होता है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें x की जो वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है अंडर के अंदर, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो x की दो वैल्यूज मिलती है, ठीक है। इसी को हम d कहते हैं, इसकी जगह हम d ग्रेटर देन 0 दे देते हैं, ठीक है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d ग्रेटर देन 0 है तो x की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, तो मतलब कॉर्ड वाली सिचुएशन थी, है ना। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मतलब d बराबर 0, तो हमने टेंजेंट के लिए ये देखा था, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब d लेस देन 0, तो हमने ये आउटसाइड के लिए देखा था कि लाइन इज आउटसाइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई थी। तो बच्चों इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, और अब मैं नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट के एनालिसिस लेने जा रहा हूँ, और हो सकता है कि टेंजेंट के साथ साथ नॉर्मल भी हो जाए, कॉर्ड भी हो जाए, देखते हैं कितना होता है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।